तो चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स में। हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव जो अब बस महज कुछ दिन दूर हैं जिसकी घोषणा के उसके बारे में पल पल की जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ इस कंस्टिट्यूएंसी प्रोफाइल को लेकर हम लोगों ने खास तैयारी की है, जिसमें हम हर विधानसभा क्षेत्र जिलावार कोशिश करेंगे कि आप तक उसकी डिटेल पहुंचाएं और वहां इस बार क्या हो सकता है 2020 में। आज इसकी शुरुआत हम करते हैं वीरों की धरती भोजपुर से, जो वीर कुंवर सिंह की धरती है। और आरा, जिसके जो प्रचलित बोलचाल की भाषा में हम आरा कहते हैं, हम इस भोजपुर जिले की विधानसभा सीटों के बारे में अभी आपको बताते हैं, वहां का गणित बहुत संक्षेप में। फिर पटना में हमारे साथी आप देख रहे हैं दूसरे स्क्रीन पे, ऋषि नारायण हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर वहां पे इस बार हो क्या सकता है। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको बताता हूं कि 2010 और 2015 में वहां आखिर हुआ क्या था। तो आप देख सकते हैं ये भोजपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। और अगर मैं नटशेल में दिखाऊं संक्षेप में, 2010 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ लड़ रही थी, एनडीए ने काफी दमदार प्रदर्शन किया, 5 सीटें उसके हाथ लगी थी। इसके बावजूद ये आरजेडी का गढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर कहीं ना कहीं लेफ्ट की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसका फायदा उसको मिलता रहा है। माले की पॉलिटिक्स का 2 सीटें 2010 में भी आरजेडी के पास, लेफ्ट जीरो। 2015 खास चुनाव, 17 साल बाद नीतीश कुमार ने मोदी के नाम पर एनडीए से नाता तोड़ा था, लालू जी से उन्होंने हाथ मिलाया। नतीजा आपके सामने दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को कोई भी सीट नहीं मिली। आरजेडी और नीतीश कुमार के गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया, 6 सीटें मिली। और पहली बार 1985 से एक उम्मीदवार, मैं बताऊंगा नीचे डिटेल, जो सीपीआई माले के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था, उसको सफलता हासिल हुई पिछले साल 2015 में। तो सरसरी निगाह डालते हैं 7 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। आरा सदर शहरी सीट है, यहाँ पे अभी जो 2015 में जीत हासिल हुई, आप देख पा रहे हैं, राजद के विधायक नवाज आलम उर्फ अनवर आलम, इनको वोट मिले 70,000। अमरिंदर प्रताप सिंह बेहद दमदार बीजेपी के उम्मीदवार, उनको वोट मिले 69,338। और तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं, जैसा हमने बताया, भाकपा माले 5,035। बाजी हाथ लगी आरजेडी के। लेकिन उससे पहले अगर हम 2010 में जाएं तो ये सीट बीजेपी को मिली थी, और वही अमरिंदर प्रताप सिंह जो इस 15 में हारे, उन्होंने जीत हासिल की थी। खास जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आप नीचे देखते जाएंगे, वो है कि कैसे भाकपा माले का वोट जो जीत और हार है उसके बीच एक बड़ा निर्णायक भूमिका बड़ी निर्णायक भूमिका में रहा है। खैर आगे बढ़े। बड़हारा आरजेडी की जीत हुई, 65,000 वोट। दूसरे नंबर पे आशा देवी भाजपा की थी, 51,000 वोट। फिर से एक सपा जो तीसरी पार्टी है, राघवेंद्र सिंह, उनको मिले 13,000 वोट। आप जोड़ घटाव कर कर खुद ये तय कर सकते हैं कि ये तीसरा पक्ष वहां कितना महत्वपूर्ण भूमिका कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 2010 में राघवेंद्र प्रताप सिंह आरजेडी के यहाँ पे जीते थे। संदेश, वहां भी पिछली बार राजद ने बाजी मारी, जबकि 2010 में संजय सिंह टाइगर बीजेपी के, उन्होंने जीत हासिल की थी। अगियां सुरक्षित सीट है ये। यहाँ देखिए जेडीयू के वर्तमान विधायक हैं, 52,276 सीटें इनको मिली। और दूसरे नंबर पे रहे शिवेश कुमार, जो भाजपा के थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे पिछली बार 17 साल बाद, उनको 37,000 सीटें मिली। और एक बार फिर ध्यान दीजिए भाकपा माले की सीटों का, सॉरी वोटों का, जो मनोज मंजिल है, उन्होंने 31,700 से ज्यादा वोट हासिल की। तरारी तरारी एक तरीके से लालगढ़ माना जा सकता है। यहाँ से पूरी जो वैचारिक और बौद्धिक बुनियाद है भाकपा माले की पॉलिटिक्स, वो यहाँ दिखाई देती है। और पहली बार 1985 से मेहनत करते हुए आ रहे हैं सुदामा प्रसाद, उन्होंने महज कुछ, मुझे लगता है 43,778, मतलब 1,000 से भी कम वोटों से जीत हासिल की। और अखिलेश प्रसाद सिंह जो अभी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अगर मैं सही हूं वही अखिलेश सिंह है ऋषि, जी तो बिल्कुल। उन्होंने हाँ 40,000 सीटें हासिल की। अब चलते हैं जगदीशपुर की तरफ। जगदीशपुर एक ऐतिहासिक नाम, इतिहास की किताबों में दर्ज। यहाँ के वर्तमान विधायक फिर एक बार आरजेडी से हैं, राम बिशुन सिंह, 2015 में। दूसरे नंबर पे रहे थे रालोसपा, जो बीजेपी के साथ लड़ी थी,
38,000 उनको वोट मिले। और फिर भाकपा माले, आप वोट का देखते जाइए वहां पे 2020 में क्या होगा, इसका एक संकेत मिलता हुआ, जिसके बारे में ऋषि आपको बताएंगे। और शाहपुर आरजेडी की फिर झोली में गई, राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी जीते, 69,000 उनके पास वोट गए। और दूसरे नंबर पर जो भाजपा के विशेश्वर ओझा, उनको 54,000 वोट मिले। तीसरे नंबर वाले को नेग्लिजिबल वोट 10 में यहाँ से भाजपा जीती थी। खैर, इन सब के बीच जो पिछले साल विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ 2019, अगर हम उसके हिसाब से वोट प्रतिशत देखें तो सातों विधानसभा सीटों में संदेश, बरहरा, आरा, अगियाव, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, आप हर जगह देखें आरके सिंह आगे थे। माले के राजू यादव से संदेश में, बरहरा में भी राजू सिंह से आगे, आरा में भी आगे, अगियाओं में भी आगे। लगभग हर सीट पर जो ये फर्क है वो भी अच्छा खासा था। तो अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, पटना में जो हमारे साथी हैं उनके पास हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर 2020 में क्या होगा। मतलब हम क्या देखने वाले हैं ऋषि। मतलब ये जो हमने देखी अभी लिस्ट, और सातों की सातों सीटें बहुत आसान नहीं है नीतीश और मोदी के दोबारा हाथ मिलाने के बावजूद। तो आप बताइए क्या कहेंगे इसके बारे में। जी देखिए आलोक जी, सबसे पहले जो आपने तुलना की 2010 और 2015 के चुनावों की, आपने देखा होगा कि यहाँ पर लेफ्ट की एक बड़ी भूमिका रहती है। लेफ्ट की बड़ी भूमिका ऐसे रहती है, इसके इतिहास में जाए पीछे जाए तो जातीय संघर्ष के नाम पर जब सुलग रहा था बिहार, तो लेफ्ट के खिलाफ जो सबसे पहला मोर्चा खुला था वो इकबारी, सहार थाना का इकबारी गांव है, बिलाउर गांव है, वहां से खुला था। रणवीर सेना का गठन हुआ था उस समय। रणवीर सेना सुप्रीमो परमेश्वर मुखिया जिनकी हत्या कर दी गई। शुरू से ही वहां लेफ्ट का वर्चस्व रहा है। लेफ्ट जीते हारे बात की बात होती है, लेकिन हाँ, लेफ्ट के समर्थक, लेफ्ट का जो कैडर है वो भोजपुर की सातों सीटों पर एक्टिव है। आप लोकसभा चुनाव का भी अगर देखेंगे, लोकसभा चुनाव में अगर आप आते हैं, आरके सिंह के जो विरोध में थे, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले, दूसरे नंबर पर जो है 88,000 से ज्यादा वोट मिले जिनको, वो आप उनको देखिएगा कि संदेश में। तो ये चीज आप मार्क कीजिए कि लेफ्ट जो होता है वो एक बड़ी भूमिका निभाता है, निर्णायक भूमिका निभाता है चुनाव में। वो किसी को वो जीत नहीं सकता, लेकिन जिताने या हराने का मादा जरूर रखता है। अब रही बात जेडीयू बीजेपी के साथ आने की और महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने की, जेडीयू के बारे में, खासकर नीतीश कुमार के बारे में। तो आप एक चीज देखिए, 2010 में जब ये दोनों साथ थे तो उसमें दो फैक्टर थे। एक तो था जंगल राज, 2005 से लेकर 10 के बीच में नीतीश कुमार ने इसको साबित भी किया था अपने सुशासन की यूएसपी से। 10 में ये जीत हुई उनको। 15 की अगर आप बात करें 2000 है, तो उसमें वोट ट्रांसफर का खेल हुआ। वोट ट्रांसफर, आरजेडी ने जेडीयू को अपने वोट ट्रांसफर कराया, जेडीयू ने आरजेडी को अपने वोट ट्रांसफर कराया। वोट ट्रांसफर की बदौलत इनको जीत मिली। अब सवाल कि 2020 में क्या होगा। 2020 में सबसे इंपॉर्टेंट है लेफ्ट का फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वोट ट्रांसफर का फैक्टर। अगर बीजेपी और जेडीयू अपने उम्मीदवारों को वोट ट्रांसफर करा पाती है जिस तरह से जेडीयू और आरजेडी ने कराया था 2010 के चुनाव में, तो इसमें मेरी तरफ से कोई दो राय नहीं। मैं रोकना चाहूंगा, वोट ट्रांसफर से क्या मतलब है? इस बार जातीय आधार पर वोट बैंक वहां क्या कहता है उस इलाके में? पूरे जो 7 विधानसभा सीटें हैं, अगर आप कुछ विधानसभा सीटों के नाम लेकर भी बता पाए कि क्या जातीय आधार क्या है, वहां पर क्या कहता है? मैं पूरे जिले के हिसाब से आपको बताता हूँ। जातीय आधार को अगर आप देखना चाहते हैं तो पूरे जिले के हिसाब से देखिए, तो आरा में सजातीय सवर्ण वोट बैंक जो है, माफ कीजिएगा, सवर्ण जिसको हम कहेंगे फॉरवर्ड कास्ट का वोट बैंक, उसमें एक निजी संस्था के आंकड़ों के मुताबिक, जो कि लगभग करीब नजदीकी है, 1-2% का फर्क हो सकता है इधर उधर, तो इसमें ब्राह्मणों के वोट की संख्या है 7.98%, राजपूतों की संख्या है 13.38%। सवर्णों में सबसे ज्यादा वोट राजपूतों का, यह ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भूमिहारों की जो संख्या है वोट का, वो है 5.64%, और कायस्थों की संख्या है 1.19%। कुल अगर इनको हम जोड़ दें सवर्ण वोट बैंक को, तो ये होता है 28.19%। बात करें यादव वोट बैंक की, नहीं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में जो वोट प्रतिशत था, जिस तरीके से आपने बताया जातीय आधार पर कि लगभग इतने प्रतिशत हैं इन जातियों के जो मुख्य वहां पे भूमिका निभा रही हैं, तो उनको जो पिछले 2 चुनाव में वोट प्रतिशत थे उनको हम कैसे देख सकते हैं? वो क्या संकेत दे रहे हैं इस बार? देखिए, पिछले 2 चुनाव का वोट प्रतिशत, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करने की बात है, मार्के वाली बात यह है कि परिसीमन के बाद, जब नया परिसीमन हुआ था 2005 से पहले,
तो 3 चुनाव हो चुके हैं परिसीमन के बाद से। 2015 का चुनाव तीसरा चुनाव था, इसमें तो रिकॉर्ड ही टूट गया था मतदान का। सबसे पहले बारी बारी से मैं कर दे रहा हूँ। 2015 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट बरहड़ा विधानसभा में 56% पड़ा था। शाहपुर जिले में 55% मतदाताओं ने वोट डाले थे। उसके बाद आप हाँ विधानसभा सीट पर शाहपुर जो विधानसभा सीट 55% मतदाताओं ने वोट डाले थे। और इसी तरह से बाकियों में भी बढ़ा गया था और बढ़ा हुआ पाया गया था मतदान प्रतिशत। जबकि 2005 में भोजपुर में नए परिसीमन पर पहला चुनाव हुआ था, उस समय जिले भर में 46% ही मतदान हुए थे और सबसे कम वोट सहार विधानसभा में सीट पर 36.70% का पड़ा था। और सबसे ज्यादा वोट आरा सदर यानी कि शहरी सीट पर पड़े थे 52.96%। लेकिन जब 2015 में आते हैं तो इस बाजी को बड़हड़ा ने मार लिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उस वक्त लालू यादव के एक बयान ने, राजद सुप्रीमो के एक बयान ने पूरे चुनाव का रुख पलट दिया था, जो कहा जाता है कि ये बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड की लड़ाई है। काफी ज्यादा संख्या में लोग जो दलित थे वो वोट देने बाहर निकले। दूसरा, उन्होंने अपना वोट, जो अपने वोट ट्रांसफर की बात कही, जो दलितों के वो वोट जो आरजेडी को मिलते थे, लेफ्ट को मिलते थे, वो सीधे जदयू के खाते, उम्मीदवारों के खाते में गए, क्योंकि वो आरजेडी के साथ थी। जदयू के जो वोट, जैसे कि ब्राह्मणों के वोट कुछ जो थे, अगर उन वोट में से देखा जाए कि अगर और सवर्ण जातियों के जो जदयू के सपोर्टर थे, वो वोट सीधे जाकर आरजेडी की झोली में, आरजेडी उम्मीदवारों की झोली में गिर गए, जहां पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा था और जदयू ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं रखा था, चूंकि वो गठबंधन में थी। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखना चाहें, इस चीज को अगर आप समझना चाहें, तो मैंने फिर कहा कि ये सारा कुछ वोट ट्रांसफर का खेल है। 2020 में भी यही होगा। एक दूसरा खेल जो एक बड़ी चुनौती एनडीए के लिए इस बार होगी, क्योंकि पिछला चुनाव बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ लड़ी, तो इस बार सीटों का जब बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पे कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जेडीयू के या बीजेपी के जिनका टिकट कटना तय है, क्योंकि वो मुझे लगता है 2010 के फॉर्मूले में वापस जाएंगे। ऐसे में जैसे आरा सीट है, जैसे आप देख रहे हैं 2010 में जीते हुए उम्मीदवार अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनका दावा बनता है। बड़हरा में हो सकता है सरोज यादव है, लेकिन फिर एनडीए में भाजपा लड़ेगी या जेडीयू की सीट थी 2010 में भी आरजेडी यहाँ जीती थी। तो ये एक चुनौती होगी कि बीजेपी और जेडीयू 2015 का जो पेच है, जो एक फंसा गया, तो ऐसे में क्या कुछ लग रहा है आपको कि कुछ कोई बागी भी हो सकता है? अब जैसे संजय टाइगर हैं, ये सब जो उम्मीदवार हैं पुराने नेता रहे हैं, और फिर जैसे आपको सुनील पांडे कहाँ से रहे हैं? तरारी, हाँ, जो भाकपा माले जहाँ जीती। सुनील पांडे भी कई दलों से गुजरते हुए जेडीयू से 2010 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, और वो कहानी बहुत, खैर यहाँ बताने की जरूरत नहीं है उसकी, नीतीश कुमार से उनके रिश्तों को लेकर जो पटना के सत्ता के गलियारों में चलती है। लेकिन ये कितना मुश्किल होगा इस बार, जैसे अब लोजपा के गीता पांडे लड़ी, अब उनको भी बहुत अच्छी खासी सीट मिली थी। तरारी की अगर बात करें, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 43,000। हाँ, और सुनील पांडे जेडीयू से 2010 में जीते हुए। अब ये क्या होगा बता, हालांकि गीता पांडे सुनील पांडे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये टिकट किसको जाएगा, जेडीयू को या बीजेपी को? ये एक मुश्किल है। ये कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, तरारी सीट की जहां तक बात करें तो वो लेफ्ट का गढ़ रहा है, शुरू से ही लेफ्ट उम्मीदवारों का गढ़ है। वो जीत ना पाए वो अलग बात है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया लोग जी की मामूली फर्क रहता है, वो लेफ्ट जीते या हारे वो बात की बात है, लेकिन वो जिताने या हराने का मादा जरूर रखती है उस सीट पर। वो किसी को हरा जरूर सकती है वोटों को काट कर। तो इस बार की जहां तक बात कर रहे हैं तो काफी हद तक उम्मीद है कि इस सीट पर जेडीयू एक ऐसे कैंडिडेट को जो देगी जो कि इलाके का स्थानीय हो, काफी वर्चस्व वाला रहा हो। और अच्छी बात यह है इस बार के चुनाव में कि जेडीयू के पास फिर से सुनील पांडे हैं, काफी कम मतों से हारी थी उनकी पत्नी गीता देवी काफी कम मतों। तो बहुत हद तक चांसेस ऐसे लगते हैं कि अगर लोजपा और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तो ये सीट लोजपा के खाते में जानी चाहिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं जगदीशपुर की। जगदीशपुर में एक बड़ी सीट है, जगदीशपुर कुंवर सिंह के अब कहना बहुत ज्यादा सोनिया की परिचय देना बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन एक चीज आप देखिए कि जगदीशपुर में 2010 में जब ये इस जगदीशपुर में चुनाव जीते थे, वो थे दिनेश कुमार सिंह, भाई दिनेश के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। कुर्ता फाड़ विधायक कहते हैं, कुर्ता फाड़ दिया था, टिकट नहीं मिला था इन्हें। तो ये भी कहा जाता है 2000 आरजेडी के 15 में जब इनको टिकट नहीं मिला, रामसूर सिंह लोहिया को मिला, तो ये कुर्ता फाड़ के चले गए जेडीयू में भी, जेडीयू में।
तो यहाँ पर थोड़ा पेच फंसने की गुंजाइश है, क्योंकि जेडीयू के पास इस इलाके में कुछ उम्मीदवार हैं, बीजेपी के पास भी अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन भाई दिनेश का दावा तगड़ा है, क्योंकि एक बार वो विधायक रह चुके हैं। तो पेच फंसने की एक सीट को इससे भी कह सकते हैं, क्योंकि अब दूसरी पार्टी से आए हुए शख्स को अगर आप टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी में अंदर आक्रोश पनपता है। इस आक्रोश को कैसे दबाती है जेडीयू अगर देना चाहे भाई दिनेश को टिकट, अगर एक संभावना का खेल है, ये संभावित बात मैं कह रहा हूँ कि भाई दिनेश को टिकट मिल सकता है जेडीयू से, तो फिर जेडीयू को ऐसे में अपने वर्कर को समझाना होगा, बीजेपी को अपने वर्कर में संभालना होगा। और सबसे बड़ी बात कि लेफ्ट के महत्व को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते 7 सीटों पर। लेफ्ट इस बार हो सकता है, लालू अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो लालू यही करेंगे कोशिश कि लेफ्ट को बराबर का मौका दिया जाए। नहीं तो अभी एक अपडेट हम अपने दर्शकों को दे दें कि पिछले हफ्ते सीपीआई और सीपीएम ये दोनों मूल रूप से उन्होंने फैसला कर लिया है, तेजस्वी से मुलाकात हो गई है, सीपीआई माले के नेता अलग से मिल रहे हैं आरजेडी से। तो अगर ऐसे में लेफ्ट का सपोर्ट मिलता है आरजेडी को तो एक बड़ा खतरा हो सकता है एनडीए के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा खतरा। जो पार्टी किसी को जिताने हराने का माता रखती है, वो पार्टी अगर किसी के साथ चली जाए वोट काटने के बजाय, तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेफ्ट और मुझे लगता है कि जो फर्क पड़ेगा, जो लेफ्ट का जो माले का वोट बैंक है, जो आधार है, अगर जातीय आधार की भी बात कर लें तो इससे सीधा नुकसान तो एनडीए को होता हुआ दिखाई दे रहा है, हम कह सकते हैं 2020 में अगर ऐसा हुआ तो। जातीय आधार पे आप देख लीजिए, तो मैं आपको आरा का फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि निजी संस्था के आंकड़े हैं, 28.19% यादव वोट है, 20.80% यादव वोट है, 6.47% मुस्लिम वोट है। और अगर दलितों के वोट बैंक की बात करें, जिसमें रविदास, पासवान और मुसहर जाति और बाकी जाति के लोग हैं, तो 14.55% है। ये खतरा है आलोक जी, अगर लेफ्ट अपना वोट ट्रांसफर करा देता है, या लेफ्ट को जेडीयू आरजेडी अपना वोट ट्रांसफर करा देती है यादव मुसलमान एमवाई समीकरण के जरिए कांग्रेस के साथ मिलकर, कांग्रेस को वोट मुसलमानों का मिलता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बीजेपी के लिए ये वोट नगण्य होते हैं, बीजेपी इन वोटों को शायद ही कभी काउंट करती हो। लोकसभा चुनाव को अगर छोड़ दे तो विधानसभा चुनाव में समीकरण बिल्कुल पलट जाता है। स्थानीय मुद्दों से जाता बिहार में बहुत बड़ी सच्चाई है, विडंबना है आलोक जी, कि बिहार में अगर कोई चुनाव में कुछ एकमात्र सच है तो वो जाति है। बिल्कुल, इसी के साथ आज हम भोजपुर जिले की 7 सीटों के बारे में हमने आपसे चर्चा की, संवाद खत्म करते हैं। कल हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों पर क्या होने वाला है 2020 का। तो हमसे जुड़े रहिए, हर दिन हम आपको किसी एक जिले की सारी विधानसभा सीटों के आंकड़े और वहां पर 2020 में क्या हो सकता है इसके बारे में एक अनुमान है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, कल मिलते हैं फिर। नमस्कार। नमस्कार।